हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लाया जाता है। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट कोड BANC 132, जिसका सब्जेक्ट नेम है जैविक मानव विज्ञान के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। और इस पीडीएफ को अगर आप कंप्लीट समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इस पीडीएफ से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो एग्जाम में आना तय है। प्रीवियस वीडियोस जो भी किसी अन्य सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे अपलोड किए गए, तो उनमें से भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है जिसे आप हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ की बात करें तो ये आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री में ये पीडीएफ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करें। ये पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिलेगा, उसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका, जैविक मानव विज्ञान क्या है? जैविक मानव विज्ञान के उपक्षेत्रों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो जैविक मानव विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले यह बताना है और उसके उपक्षेत्र बताना है और उसकी आलोचना भी करनी है। तो जैविक मानव विज्ञान का देखिए अर्थ क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये मानव जाति और उनके पूर्वजों के जैविक, शारीरिक और आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। किसमें किया जाता है इसका अध्ययन? ये किया जाता है जैविक मानव विज्ञान के अंदर में। ठीक है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके अंदर में हम मानव जाति और उसके पूर्वजों के जैविक, शारीरिक और उसकी जो आनुवांशिक विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं मानव शरीर के विकास के बारे में, मानव शरीर की विविधता के बारे में, उसकी प्रजनन क्षमता के बारे में, जैविक संरचना के बारे में, मानव शरीर कैसे विकसित हुआ और उसके विकास में पर्यावरण और संस्कृति जैसे चीजों का कैसे प्रभाव पड़ा। तो ये हम अध्ययन करते हैं मानव जैविक विज्ञान में। तो मानव जैविक विज्ञान की बात करें तो इसके उपक्षेत्रों में आता है मानव विकास। तो मानव विकास में जिन चीजों को हम अध्ययन करते हैं उसमें देखते हैं कि एक मानव का जो विकास है, आधुनिक मानव का, वो किस प्रकार से हुआ। आधुनिक मानव जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, तो ये किस प्रकार से विकसित हुआ और जो अन्य जीव जंतु या जानवर हैं तो उसकी तुलना में हमारा विकास कैसे हुआ, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धारित करना, इसको स्टडी करना मानव विकास का पार्ट है। और इसमें शरीर और मानसिक व्यवहार और उसके लक्षण कैसे विकसित हुए, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसका अगला जो सब हेडिंग या उपक्षेत्र आता है वो है मानव विविधता। तो मानव विविधता में हम देखते हैं कि इसमें जो है शारीरिक, जैविक और आनुवांशिक रूप से एक मानव का दूसरे मानव के साथ किस प्रकार की भिन्नता है। आप देखते होंगे कि देखिए हमारे बीच में हम है तो सभी मानव, लेकिन कितनी ज्यादा हमारे में डिफरेंसेस है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में अधिकतर आपको सांवले लोग दिखाई देंगे, लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका के लोगों को देखें, ठीक है, या अफ्रीका में देखें, तो वहां के लोगों का बालों का कलर, वहां के शारीरिक आकार, शारीरिक संरचना, ये सभी चीज भिन्न दिखाई देती है। तो ये किस प्रकार से भिन्न होती है? ये होती है आनुवांशिक भिन्नता। तो ये किस कारण से होता है, ये भी हमारे इसी में मानव विज्ञान में पढ़ते हैं। इसके अलावा आता है मानव शारीरिक विकास, यानी आज का जो आधुनिक मानव का शरीर है ये किस प्रकार से विकसित हुआ, इसके अंगों की संरचना किस प्रकार से हुई, इसकी कार्य प्रणाली कैसे समय के साथ साथ बदली, ये सारी चीजें भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका मानव पैलियोलॉजी। ठीक है, तो मानव पैलियोलॉजी जो है ये भी मानव विज्ञान का एक उपक्षेत्र है और इसके अंदर हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। आज आपने देखा होगा, अगर पुरातत्व विज्ञान है उसको कोई पुराने अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, तो वो भी जो स्टडी किया जाता है वो भी मानव जैव विज्ञान के अंदर ही किया जाता है। इसके अलावा एक और इसका स्टडी का उपक्षेत्र है मानव आनुवांशिकी, जिसमें कि हम DNA, गुणसूत्र और जो है आनुवांशिक, इन सब चीजों का स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक मानव विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोग, यानी जो जैविक मानव विज्ञान है उसका क्या क्या प्रयोग है उसके बारे में बताना है। और उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिलेगा, तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे जाने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे, 6 डिजिट का आपको एक पिन मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उस
पासवर्ड को पीडीएफ में डालेंगे तभी वो ओपन हो पाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो कि है मानव विज्ञान के प्रयोग के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, मानव जो विज्ञान है, जैविक मानव विज्ञान, उसमें हम शारीरिक संरचना, उसके बदलाव, उसकी विविधता, आनुवांशिक और गुणसूत्रों और जो डीएनए है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इसका उपयोग कहां कहां हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ा तो इसका उपयोग है हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। जब हम आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं तो इसी के द्वारा हम रोगों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं कि कोई रोग कैसे उत्पन्न हुआ, उसका प्रसार यानी फैलाव कैसे हो रहा है और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो ये मानव जैविक विज्ञान के द्वारा ही जो है संभव है। इसमें देखिए, कुछ अगर हम बीमारियों का नाम दें तो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग, तो इनको हम स्टडी कर सकते हैं कि क्या ये उनके किसी पूर्वज को था या नहीं था। अगर आपके घर में किसी को बीमारी हुई हो, शुगर हुआ हो, तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री भी आपसे पूछता है। तो ये डॉक्टरी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आनुवांशिकी और डीएनए परीक्षण में इंपॉर्टेंट है। डीएनए परीक्षण देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप देखते होंगे कि यदि हमें किसी अपराधी व्यक्ति का पता लगाना है तो उसमें डीएनए का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें किसी रोगों की रोकथाम करनी है तो उसमें डीएनए का पता लगाना जाता है। उसके अलावा आनुवंशिकी की जानकारी के लिए हमें अगर अपनी पारिवारिक वंशावली का पता लगाना है तो उसके लिए भी डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फॉरेंसिक विज्ञान में, फॉरेंसिक साइंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉरेंसिक साइंस में भी देखते हैं कि किसी अगर अपराध का पता लगाना है तो उसमें फॉरेंसिक साइंस में इसका मानव जैव विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु किस कंडीशन में हुई, कितने बजे हुई होगी, जब किसी अगर अक्सर आपने क्राइम पेट्रोल या सीआईडी जैसा सीरियल देखा होगा तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि एक फॉरेंसिक टीम होती है जो इस बात का पता लगाती है कि एक व्यक्ति की हत्या किस तरह से की गई, कितने बजे हुई, और यदि उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है तो वो भी पता लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र कितनी रही होगी, वो स्त्री है, पुरुष है, उसकी जाति क्या थी, या मृत्यु के कई अन्य कारण जो है इस फॉरेंसिक विज्ञान से पता चल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुरातत्व और मानव विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो पुरातत्व विज्ञान है या पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं, जीवाश्मों के द्वारा जो कि पुराने अवशेष मिलते हैं पत्थरों के नीचे दबे हुए, चाहे वो मानव के अवशेष हो, किसी जीव जंतु के हो, यहाँ तक कि जो डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, तो उसका अध्ययन भी हम जैव मानव विज्ञान के द्वारा ही करते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है कि ये किस समय के अवशेष हैं, इनका कालखंड क्या रहा होगा, इनकी जीवन शैली क्या रही होगी। ये सारी चीज़ें हमें इसमें यूजफुल होता है और पता चल पाता है। इसके अलावा विविधता और जाति अध्ययन के लिए भी मानव जैव विज्ञान इंपॉर्टेंट है। इससे हम एक जीव का दूसरे जीव से कंपैरिजन कर सकते हैं, उनमें नस्लीय क्या अंतर है, एक नस्ल दूसरे अंतर में क्या है, उनका जीवन शैली किस प्रकार से रहा, ये सारी चीजें पता चलेगी। और प्रजनन और विकास में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैविक विकास क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ लैमार्कवाद के विकासवादी सिद्धांत की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है जैविक विज्ञान, उसके बाद जो लैमार्कवाद का सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत, उसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ में बताना होगा। तो अगर हम जैविक विज्ञान की बात करें तो इसमें जो है जीवों को, जो एक जीव होता है तो उसमें समय के साथ साथ कौन कौन से जैविक परिवर्तन हुए, ठीक है, और उनकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, जैविक विकास में क्या देखते हैं कि एक जीव में जैविक परिवर्तन समय के साथ साथ कैसे हुए, अनुवांशिकी और उनका संचालन किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ें जैव विकास में हम अध्ययन करते हैं। और इसमें नई प्रजातियां किस प्रकार से उत्पन्न होती है, पुरानी प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, पर्यावरण के साथ अगर वो मेल नहीं खा पाते, तो इसका अध्ययन हम जैविक विकास में करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लैमार्कवाद का सिद्धांत के बारे में, तो जो लैमार्कवाद का सिद्धांत था, दरअसल एक जैव वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, तो उन्होंने ही लैमार्कवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया और उनका कहना था कि जैविक विकास से संबंधित एक जो प्रारंभिक सिद्धांत था, उनका कहना था कि इस सिद्धांत का मुख्य विचार था कि जीव अपने जीवन काल के दौरान अपनी शारीरिक विशेषताओं को बदलाव करते हैं और ये बदलाव उनके वंशजों के उत्तराधिकार के रूप में होते हैं। लैमार्क के सिद्धांत को
ध्यान के अनुसार विकास के रूप में जाना जाता है और यह मानता है कि जीवों की विशेषताएं उनके उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर बदलती है और यह परिवर्तन उनके संतानों को प्राप्त होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो लेमार्कवाद जो है वो इस थ्योरी देते हैं कि एक जो जीव है वो जो अपने अंदर कुछ अगर परिवर्तन कर रहा है, शारीरिक परिवर्तन कर रहा है, तो आने वाली जनरेशन में, पीढ़ी में, उसके संतान में भी वो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो ये था लेमार्क का विकासवादी सिद्धांत। और लेमार्क का जो प्रमुख सिद्धांत था उसमें उन्होंने कई भागों में विभाजित किया, जिसमें उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत था। उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत में वो कहते हैं कि समय के अनुसार जो कोई एक जीव है तो वो अपने शरीर के जिन अंगों का प्रयोग अधिक करता है वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जिन अंगों का प्रयोग नहीं करता वो विकसित नहीं होते, वो सिकुड़ जाते हैं और उनका आकार छोटा रह जाता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं जो है गेंडे का। वो कहते हैं कि प्रारंभ में जो गेंडे की प्रजाति थी उनके सींग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, लेकिन उनके पूर्वजों ने उन सींगों का प्रयोग अपने जीवन में बहुत अधिक करने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में भी उन सींगों का आकार बढ़ता हुआ देखने को मिला। फिर दूसरा सिद्धांत आता है उनका विधि परिवर्तन का सिद्धांत। तो लेमार्क का मानना था कि जो जीवन है, ठीक है, जीव है या जीवन है, तो उसमें जो है शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और ये शारीरिक परिवर्तन जो है उसकी आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें जो थ्योरी देते हैं और वो बताते हैं कि जो एक जिराफ है, तो जिराफ क्या करता है, प्रारंभ में जिराफ जो है खाने पीने के लिए जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे इनके पत्तों को नहीं खाता, बल्कि जानबूझ के वो बड़े जो ऊंचे पेड़ हैं वहां तक पहुंच के उनके पत्तों को खाने की कोशिश करता था, जिसके वजह से उनकी गर्दन और उनके आने वाली पीढ़ी के गर्दन भी जिराफ के काफी लंबे होते चले गए। तो ये थी लेमार्क की सिद्धांत। इसमें अब इसकी आलोचना क्यों करी जाती है? आलोचना इस आधार पे क्यों की जाती है क्योंकि अब आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो उसने ये चीज प्रूव कर दिया है कि ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है कि अगर कोई जीव के पूर्वज कोई विशेष कार्य करते हो तो उसका शारीरिक बदलाव आने वाली पीढ़ी में भी देखा जाएगा, क्योंकि ये आनुवांशिक की सिद्धांत जो डीएनए का सिद्धांत है उसने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि यदि कोई जीव अपनी मांसपेशियों का अधिक प्रयोग करता है, सपोज मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और अभी बहुत ज्यादा जिम करने के शौकीन है, अच्छी खासी आपने बॉडी बना रखी है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो भी जो है एकदम मस्कुलर या जो है उनकी मांसपेशियां बहुत अच्छी होगी या बाय बर्थ ही जो है एक वो जो बॉडी बिल्डर होगा। तो ऐसा जो है आनुवांशिकी सिद्धांत ने इसकी सिद्धांत को, लेमार्क के सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो ये इसकी आलोचना थी। इसके बाद इसमें देखिए तो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ जाता है इसका, जिसमें कि मानव मिति के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो मानव मिति क्या होता है? अच्छा, आपने मानव मिति, इसको सिमिलर वर्ड आप जरूर एक जानते होंगे, ज्यामिति आप जानते होंगे, ठीक है, ज्योमेट्री, जिसे ज्योमेट्री सब्जेक्ट कहते हैं। तो ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? मापन से। उसमें आप क्या करते हैं? नापते हैं, मापते हैं किसी चीज का आकार, भार, साइज, ये सब। तो ठीक इसी प्रकार से जो मानव मिति है ये मानव की शारीरिक संरचनाओं को मापने का काम करता है, ठीक है। तो मानव मिति मानव शरीर के माप और उसके संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह मानव के शरीर की और उसकी विशेषताओं को मापता है, किसी का आकार कितना है, उसका वजन कितना है, ठीक है, उसका माप किस प्रकार का है, इन सब चीजों का हम मानव मिति में प्रयोग करते हैं। और मानव मिति का अगर आधुनिक क्षेत्र में देखा जाए तो कहां कहां प्रयोग होता है? ये अक्सर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखते होंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपका वहां पे वजन जरूर चेक किया जाता है कि कहीं आपका वजन घट या बढ़ तो नहीं गया। इसके अलावा खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन आपने हाल फिलहाल में एक जो है कुश्ती का आपने एक जरूर सुना होगा, जिसमें एक हमारी भारतीय खिलाड़ी का मात्र जो है करीब 250 ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो खेल में जो है वजन माप का इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैशन क्षेत्र में और आर्टिटेक में भी इसमें मानव विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका पोषण मानव विज्ञान। तो पोषण मानव विज्ञान क्या है? पोषण यानी कि पोषक तत्वों से संबंधित है। जो मानव विज्ञान है, जो मानव विकसित हो रहा है, उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, उसका विकास किस प्रकार से है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है उसके पोषण तत्वों पे। तो एक मानव अपने खानों में जो है, भोजन में, आहार में किस किस प्रकार के पोषक तत्वों को सम्मिलित कर रहा है, ये सारी चीजें उसके विकास पे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। इसके अलावा देखते हैं कि किसी मानव के जो आहार में वहां की संस्कृति और परंपराओं का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है कंप्लीटली मांसाहारी होते हैं और कुछ रोज शाकाहारी होते हैं। तो यह उनकी संस्कृति और उनकी
परंपराओं पे डिपेंडेंट रहता है। इसके अलावा एक और शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या है। तो एबीओ रक्त ग्रुप जो प्रणाली है ये और कुछ नहीं, ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उनका वर्गीकरण है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का ए ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, ओ है, ठीक है। तो ये जो वर्गीकरण है इसे ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण है और इसे दिया था कार्ल लेडरस्टाइन ने, ठीक है। कार्ल लेडरस्टाइन ने इसको वर्गीकृत किया था और सन 1900 में किया था, जिसमें उन्होंने इसके इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहला था ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो इन 4 भागों में ब्लड को जो है वर्गीकृत किया गया। तो यही था उनका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिनसे विस्तार से यहाँ इस पीडीएफ में बताया गया है कि सभी का क्या मीनिंग है, कौन सी कंडीशन में ओ ग्रुप होगा, माइनस बी होगा, ए बी होगा। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आता है आपका एक और नोट्स जो है समांतरवाद और अभिसरण के बारे में। तो समांतरणवाद क्या होता है? समांतरणवाद यानी कि अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं, अलग अलग जो जातियां होती हैं, तो उनका जीवों की बात कर रहे हैं, जो जीवों की अलग अलग जाति और प्रजाति है, तो पर्यावरण दबाव और पर्यावरण के बदलाव और सांस्कृतिक बदलाव का उनके विकास पे किस प्रकार का परिवर्तन पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। अभिसरण भी इसी से संबंधित है। अभिसरण में देखते हैं कि अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो एक समान जो बदलाव होते हैं पर्यावरण में, तो उसके बाद उनकी शारीरिक और जैविक लक्षण किस प्रकार से विकसित होते हैं और वो विकास उनके आने वाली पीढ़ियों में भी देखने को मिलता है। तो ये आपको इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द्विपागम के दौरान मनुष्य में हुए शारीरिक परिवर्तन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। द्विपागम इस शब्द को जब आप तोड़ते हैं, द्वि यानी कि 2, ठीक है, और पग किससे रिलेटेड है? पग कहते हैं पैर को, ठीक है। तो पग हो गया आपका पैर, यानी जब मनुष्य 2 पैरों पे आया, 2 पैरों से चलना शुरू किया, तब उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए। यदि आपने 10th क्लास 9th क्लास की हिस्ट्री और जो है आपने एसएसटी की बुक देखी होगी, तो उसी समय से हम मानव विकास का एक पढ़ रहे होंगे, जिसमें कि दिखाया हुआ एक श्रृंखला बनी होगी। प्रारंभ में कैसे एक बंदर है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा और विकसित हुआ, झुककर खड़े होने लगा, फिर उसने कमर अपनी और सीधी की, फिर और सीधी की, और चलते चलते जो है आधुनिक मानव होमो सैपियंस जिसे आज कहा जाता है, तो वो किस प्रकार से विकसित हो जाता है उसी के बारे में यहां बताया जा रहा है इस आंसर में। तो द्विपागम के दौरान यानी जब मनुष्य 4 पैरों से हटकर 2 पैरों पर चलना शुरू हुआ, तो ये एक मानव इतिहास में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन था, जिसकी वजह से उसके शारीरिक रूप से भी कई हमें जो है बदलाव देखने को मिले। सबसे बड़ा बदलाव तो हमें केशुरिका स्पाइन यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में देखने को मिला। प्रारंभ में जब ये विकसित हो रहे थे तो बहुत जो है पूरे तरीके से 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने खड़े होकर चलना शुरू किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी अत्यधिक सीधी हो गई, लंबी हुई और लचीली हुई, ठीक है। तो ये आपके स्पाइन में परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिला। इसके बाद अगर हम पैरों में परिवर्तन की बात करें, तो पैरों में क्या परिवर्तन हुआ कि प्रारंभ में आप बंदरों के पैर देखेंगे तो आगे से उनके मुड़े होते थे, लेकिन जब क्योंकि मानव सीधे चलने शुरू हो गया, तो उसके शरीर का सारा भाव किस पे पड़ा? भार उसके पैरों पे, जिसकी वजह से हुआ क्या, उसके पैरों का आकार बढ़ा, हमारी उंगलियों का आकार बढ़ा, और ये आकार इसलिए बढ़ा ताकि हम अपने शरीर के भार को अच्छे से जमीन के साथ जकड़कर चल सके और हम अपने भार को संभाल पाए। तो ये हमारे पैरों में परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगर बात करें पेल्विक एरियाज में, ठीक है, श्रोणी में, ठीक है, यानी हिप्स वाले एरिया में, तो वहां पे भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्योंकि शरीर का जो ऊपरी भाग था वो अत्यधिक भारी था और उसको संभालने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए जरूरी था कि पेल्विक एरिया का विकास हो, पेल्विक एरिया थोड़ा बड़ा हो और वो गोलाकार हो, जिसकी वजह से शरीर का सारा ऊपरी शरीर का हिस्सा उस पे वजन दे सके और वो स्टेबलिश रह सके। फिर इसमें हाथों के उपयोग के बाद भी देखते हैं कि हमारे हाथ भी अधिक विकसित होने लगे। प्रारंभ में तो हम चतुर्दली थे, यानी 4 पैरों से चलने वाले थे, लेकिन जब 2 पैरों से चलने लगे तो हाथ हमारे फ्री हो गए और इस हाथों का उपयोग हम अन्य काम के लिए करने लगे, पकड़ने के लिए, किसी चीज का बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए करने लगे। तो हमारे हाथों में भी इस प्रकार का विकास देखने को मिला। और जब इतने हम खड़े होकर चलने लगे, हाथों का प्रयोग करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भी जरूर डेवलप होगा, क्योंकि अलग अलग काम करने लगे और उन कामों के जटिलताओं को सुलझाने के लिए मस्तिष्क का विकास होना भी आवश्यक था। इसके अलावा हमारे फूड हैबिट में चेंजेस आए, ठीक है, हमने अलग अलग वस्तुओं को, पदार्थों को खाना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारे मुंह और जबड़े में भी काफी परिवर्तन आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व के प्रमुख नस्लें कौन सी है, किन्हीं 2 प्रमुख नस्लों के विशिष्ट लक्षण बताएं। तो इसको देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो विश्व के 2 प्रमुख लक्षण जो नस्ल थी, उसमें आता है आपका पहला
कॉकेशियड नस्ल, ठीक है। तो ये नस्ल से तात्पर्य है कि ये देखिए कौन सी नस्ल कौन से देशों में थी। तो कोकेशियड की बात करें तो ये जो नस्ल देखने को मिलती है ये हमें यूरोपीय और पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में देखने को मिलती है। तो यहाँ की जो विशेषताएं हैं यहाँ के लोगों की क्या देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे सामान्यतः हल्की और सफ़ेद होती है क्या चीज़, यहाँ लोगों की त्वचा। इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है, त्वचा के रंग जो है हल्का सफ़ेद होगा, आंख देखेंगे तो नीले और हरे रंग के दिखाई देंगे। इस प्रजाति के बालों के अगर आकार की बात करें तो बाल सीधे और हल्के कर्ली होते हैं जो है यहाँ पे, और सोने से लेकर काले होते हैं, ठीक है, यानी गोल्डन कलर से लेकर ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। चेहरे की बात करें तो इनका जो फोरहेड होता है, माथा अधिक चौड़ा देखने को मिलेगा। शरीर जो देखें यहाँ पे लंबा और पतला होता है, ठीक है। इनकी ये सब चीज़ थी इनकी शारीरिक बनावट। इसके अलावा इसका हम दूसरी नस्ल की बात करें तो दूसरा नस्ल आता है आपका मानव जीव का मंगोलाइड, ठीक है। तो मंगोलाइड कहाँ थे, तो ये था आपका विशेषकर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और इन हिस्सों में पाई जाती थी और अमेरिकी हिस्से में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मंगोलाइड नस्ल है उनकी त्वचा जो है हल्की पीली और हल्की भूरी रंग की होती है। बाल की बात करें तो सीधे और मोटे होते हैं। त्वचा रंग जैसा कि बताया तो यही पहचान लिखना है आपको कि हल्का पीला और भूरा रंग होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट हमने इसको कवर किया है। आंखों का आकार और रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, चेहरे की संरचना किस प्रकार की होगी, तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका अनुकूलन क्या है, ऊंचाई एवं पोषण के प्रति मानव के अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अनुकूलन वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जीवों के शारीरिक, जैविक और व्यवहारिक विशेषताएं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होता है ताकि वह अपने जीवन शैली को बेहतर बना सके। तो ये इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसको स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि कंप्लीटली अगर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो हम आपके लिए जल्द अपलोड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट नोट्स आ जाता है, उसके बाद ये आपका पीडीएफ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।